सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश बाय गगन सर। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, और आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। जैसे कि बताया हमने लास्ट वीडियो में सीखा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो वैसे ही उसी क्रम में आज हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। इससे पहले हमने सीखा है, इनसे पहले जो हम टेंस कर चुके हैं, जैसे कि प्रेजेंट हमने किया था, फिर पास्ट किया, तो वैसे ही उसी क्रम में हमारा फ्यूचर था, जो फ्यूचर चल रहा था, है ना। फ्यूचर इज गोइंग ऑन, सो दैट्स व्हाई। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? अगर मैं बात करूँ हिंदी में नॉर्मली बात, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की अपनी एक पहचान होती है। जैसे हर एक सेंटेंस हम बनाते हैं, तो हर एक टेंस की एक पहचान होती है। जैसे कि पता है टेंस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट, तो वैसे ही फ्यूचर टेंस की भी अपनी क्या पहचान है। तो पहचान है आपकी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पहचान के बारे में। पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहा होगा, रहे होंगे या रहा होगा आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। क्लियर है ना? तो इसमें क्या है, इन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होता है, रहा होगा, रहे होंगे, है ना, रहा होगा, इस तरह के जो शब्द आते हैं। मतलब ये होता है कि फ्यूचर में जो कार्य, भविष्य में जो कार्य जारी रहा होगा, है ना, इस तरीके से। तो बात करते हैं पहचान अनुवाद के नियम। तो अनुवाद के नियम के अंतर्गत इसमें भी दो ही नियम आते हैं। अनुवाद के नियम, अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम में क्या है, देखो अब तक हमने जितने भी टेंस, हमने प्रेजेंट टेंस किया, पास्ट टेंस किया, तो हम देख रहे थे उसमें प्रत्येक में दो नंबर थे, दो वचन थे, मतलब एक वचन या बहुवचन। हमने दो कैटेगरी थी उसमें, या तो एक वचन होता था, एक वचन कर्ता होते थे, और दूसरे बहुवचन कर्ता होते थे। एक वचन कर्ता के साथ जो अलग हेल्पिंग वर्ब लगती थी, और बहुवचन कर्ता के साथ एक अलग हेल्पिंग वर्ब लगती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में या फ्यूचर टेंस में क्या है, इसमें केवल आपको दो कर्ता ध्यान रखने हैं। वो कौन से? आई और वी। आई और वी कर्ताओं के साथ, कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया शैल बी, शैल बी का प्रयोग करते हैं, शैल बी का प्रयोग करते हैं। और क्रिया की, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। इट्स क्लियर? हम क्या करते हैं, आई और वी के साथ जो है क्रिया, सहायक क्रिया जो हम लगाते हैं, वो शैल बी का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हम जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया क्या यूज करते हैं, शैल बी का प्रयोग करते हैं, और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। जब भी रहा रही की बात होती है, अधिकांशतः है उसमें हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है जो वर्ब आती है उसमें आईएनजी हमेशा लगाते हैं, ठीक है। बात करते हैं दूसरा, ये पहला था। दूसरा नियम अगर हम बात करें, अन्य सभी कर्ता, अन्य सभी, अन्य सभी कर्ताओं के साथ, अन्य सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया विल बी, क्या यूज करेंगे, विल बी का प्रयोग करते हैं, विल बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और सेम उसी तरीके से क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। तो ये आपके दो रूल हुए, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। तो क्या है यहाँ पे, मैंने क्या बताया आपको कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में मतलब पूरे फ्यूचर में ही जो है क्या होता है, इसमें आई और वी के साथ क्या यूज करते हैं हम, शैल यूज करेंगे,
है ना। जैसे कि देखो प्रेजेंट की अगर हम बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने क्या किया था, हम शैल और विल लगा रहे थे। अब यहाँ क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें क्या यूज करना है, शैल भी यूज करना है, और अन्य सभी कर्ताओं के साथ आपको विल बी का यूज करना है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, और शैल बी और विल बी, है ना। आई बी के साथ शैल बी लगाएंगे और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, मुझे आशा आप समझ गए होंगे। ये आपकी हुई पहचान और अनुवाद के नियम। बात करते हैं हम सेंटेंस के बारे में। तो सबसे पहले सेंटेंस आता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे कि पता है आपको, प्रत्येक सेंटेंस जो है आपका, प्रत्येक वाक्य जो है वो 3 तरीके से बनाते हैं हम, है ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो उसी क्रम में बात कर रहे हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो जब अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा आएगा, जैसे पहला है, मैंने लिखा यहाँ पर, वह अपनी किताब पढ़ रहा होगा, ठीक है। ये फ्यूचर की बात चल रही है कि वह फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर की बात चल रही है कि वो अपनी किताब पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, हिंदी वाक्य में रहा होगा। सेम इसी तरीके से मैंने कहा, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूंगा, ठीक है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूंगा, किसकी बात हो रही, फ्यूचर की, है ना। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूंगा। तो ये मैंने आपके सामने 2 सेंटेंस लिखे हैं। पहला सेंटेंस है, वह अपनी किताब पढ़ रहा होगा। दूसरा लिखा, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूंगा। तो अब हमें इसको बनाना है। कैसे हम बनाएंगे इसको, कैसे हमें बनाना है, तो इसको देखना है। तो देखो, सबसे पहले आपको पता है इसमें एक वचन बहुवचन का कोई रूल है ही नहीं है, ना इसमें एक वचन ना बहुवचन। इसमें सिर्फ आपको 2 चीजें याद रखनी है, आई और वी। क्या याद रखना है, आई और बी। अगर आई है तो शैल बी, और अगर कुछ भी है तो विल बी, ठीक। सेम वैसे ही, वह अपनी किताब पढ़ रहा होगा। तो जब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले वह पढ़ रहा होगा, तो वह की अंग्रेजी हो गई ही। क्या यूज किया, ही। अब क्या यूज करेंगे, सहायक क्रिया आएगी इसमें, हेल्पिंग वर्ब, ही विल बी। ही विल बी, पढ़ना होता है रीड, तो ये पे क्या हो गया, रीडिंग। अपनी बुक मतलब अपनी किताब, तो हिज बुक। इट्स क्लियर। तो ये बना, ही विल बी रीडिंग हिज बुक, ठीक है। सेम इसी तरीके से, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूंगा। तो देखो अब क्या है, मैं, तो मैं की अंग्रेजी क्या है, आई। मैं को क्या बोलते हैं, आई। और आई के साथ हमने क्या बताया, यदि आई या वी होता है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, शैल बी यूज करेंगे। तो सेम इसी तरीके से, आई शैल बी। पढ़ाना होता है टीच, तो यहाँ पे हो जाएगा टीचिंग, किसे, तुम्हें। आई शैल बी टीचिंग यू, मतलब विल बी और शैल बी का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल बी और शैल बी का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। आई होप पहचान और अनुवाद के नियम, और ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो वे एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। पहचान के मामले में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रहा हूंगा आदि शब्द आते हैं, ये हमारा कौन सा टेंस कहलाता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। अनुवाद के नियम, पहला नियम क्या आता है, आई और वी, दो करता है आई और वी, आई और वी। आई वी कर्ताओं के साथ जो सहायक क्रिया इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब, शैल बी का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं, शैल बी का प्रयोग करते हैं। और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मतलब क्रिया मतलब वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसी क्रम में अन्य सभी कर्ता, कोई भी कर्ता हो, चाहे वो कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स, है ना, आई और वी को छोड़ करके, उसमें हम क्या यूज करते हैं, सहायक क्रिया विल बी का प्रयोग करते हैं। और यहाँ भी क्या है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। सेम किस तरीके से, ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, वह अपनी किताब पढ़ रहा होगा, तो ही विल बी रीडिंग हिज बुक, ठीक। सेम, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, आई शैल बी टीचिंग यू। तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, पहचान और अनुवाद के नियम। इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में, बात करते हैं हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में। ये हो गया होगा आपका पहचान, ठीक है। अब हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस,
निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे कि आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि प्रत्येक सेंटेंस 3 तरीके से बनाता है, 3 स्ट्रक्चर होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटीग्रेटिव। और हम आपको पहचान के साथ साथ आपको जो अनुवाद के नियम और साथ ही साथ आपको प्रत्येक टेंस को अच्छे से बताते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। एक ही वीडियो में हम सारा क्लियर करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, अब बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव होता है नहीं वाला। जैसे जैसे मैं अपना काम कर मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँगा। मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँगा। ठीक है, आगे मैंने बात करी, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव वाक्य है। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें नहीं आता वही हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। किसी भी हिंदी वाक्य में अगर नॉट नहीं आ रहा है तो वो हमारा क्या है, नकारात्मक वाक्य कहलाता है। हिंदी में नकारात्मक और इंग्लिश में निगेटिव। ठीक है, तो अब इसको बनाना है हमें, तो क्या करेंगे, सेम वही तरीका रहेगा, बस इसमें क्या बढ़ जाएगा, नॉट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, नॉट। नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, तो आई जैसे कि मैंने बताया, तो आई के साथ क्या लगा, शैल। और ये जो नॉट है ये आएगा आपको तुरंत शैल के बाद। आई शैल नॉट बी। करना होता डू, तो यहाँ पे हो गया डूइंग। अपना काम, माई वर्क, माई वर्क। आई शैल नॉट बी डूइंग माई वर्क। इट्स क्लियर। तो मैंने क्या यूज किया, यहाँ पे नॉट यूज किया, किसके बीच में, शैल बी और विल बी के बीच में। नेक्स्ट है आगे, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो वे मतलब दे will not be playing the cricket. Playing the cricket. They will not be playing the cricket. तो नॉट के लिए हमने क्या यूज किया, नॉट यूज किया। और नॉट कहाँ आना है, विल बी और शैल बी के बीच में नॉट आना है। ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसी क्रम में बात कर रहे हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेम है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव भी दो तरीके से है ना। एक तो जिसके शुरू में क्या होता है और एक जिसके बीच में कब, क्यों, कैसे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो हम बात करेंगे सिंपल और सेकंड दोनों के बारे में। तो पहला सेंटेंस मैंने लिखा, क्या वह अपना काम कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद तुम क्यों गाली सॉरी तुम क्यों बाजार बाजार जा रहे होंगे। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, पहला है आपका फर्स्ट वाला और दूसरा आपका सेकंड वाला। जैसे कि पता है इंट्रोगेटिव दो तरीका होता है, एक फर्स्ट इंट्रोगेटिव, एक सेकंड इंट्रोगेटिव। मतलब सिंपल है कि अगर जिसके शुरू में क्या रहा वो सिंपल वाला मतलब फर्स्ट कह सकते हैं, और जिसके बीच में क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जिसके शुरू में कब, क्यों, शुरू में ना होकर के बीच में होते हैं क्वेश्चन वर्ड, तो उसको बोलते हैं हम सेकंड इंट्रोगेटिव। सबसे अच्छी पहचान वही होती है जिसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब बात कर रहे हैं क्या। अब देखो शुरू में क्या है, लेकिन हम इसकी क्या की अंग्रेजी होती है, व्हाट, लेकिन हम क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाते। ठीक है, क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, जो हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे। तो जैसे क्या वह अपना काम कर रहा होगा, तो वह है तो शुरू में आ जाएगा विल। क्या आया, विल। उसके बाद ही और बी रहेगा यहीं का यहीं। जैसे कि यूज था, पूरी हेल्पिंग वर्ब क्या थी हमारी, शैल बी या विल बी, तो हमें विल बाहर रखना है और बी वहीं का वहीं रहेगा। तो विल ही बी, करना होता है डू, तो ये हो गया डूइंग, अपना हो गया हिज वर्क, और बाद में क्वेश्चन मार्क। इसी क्रम में क्यों है, क्यों, तो अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता, अगर यहाँ पे बीच में क्या होता, क्या
तुम क्या बाजार जा रहे होंगे, तो मतलब कुछ भी अगर क्यों, कब, कैसे, तो इसके अंग्रेजी जो हम सबसे पहले लगाते हैं, इट मीन्स मतलब विल या शैल से भी पहले लगाएंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब से भी पहले, सबसे शुरू में ही, जैसे कि यहाँ पे लग रही है। अब यहाँ पे क्या लगा था, वाई, क्योंकि अंग्रेजी का आ गई वाई। उसके बाद आएगा विल, फिर उसके बाद यू, फिर उसके बाद बी। ठीक है, जाना होता है गो, तो यहाँ पे हो गया गोइंग टू मार्केट, टू मार्केट। इट्स क्लियर। तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। केवल आपको सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है, इसमें क्या लगना है, शैल बी और विल बी। ठीक है, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यह आपका था फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। आई होप, मुझे उम्मीद आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से आप वीडियो को देखिएगा, पॉज करिएगा, उसको देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मैंने आपको ऐसा नहीं बिल्कुल कुछ शॉर्ट बताया है, मैंने बिल्कुल आपको डीपली बताया है, पूरा जो है पहचान बताई आपको, और एक एक सेंटेंस आपको बना करके मैंने आपके सामने दिखाया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस था और ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। तो दिस इज सेंटेंस इज इट इज अ वेरी इट इज अ वेरी इजी सेंटेंस, है ना। इट इज अ वेरी इजी टेंस। वाक्य और टेंस दोनों कह सकते हैं, टेंस भी बहुत आसान है और इस टेंस के जो सेंटेंस है वो भी बहुत आसान है वाक्य। ठीक है, क्योंकि वो तो सीधी सी बात है, जब टेंस आसान बनेगा तो सेंटेंस भी आसान है, मतलब वाक्य बनाना भी बहुत आसान है। तो आई होप इस तरह का आपका आज हमने सीखा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये था हमारा फ्यूचर का सेकेंड, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके बाद हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद आएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इस टेंस के आपके दो टेंस बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद पहले हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसके बाद हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस तरीके से हमने पूरे 12 के 12 टेंसेस सीख लिए हैं और फिर उससे आगे हम बात करेंगे जो नेक्स्ट चीज़ है जो ग्रामर में आएगी। हम चाह रहे हैं कि आपको पूरी ग्रामर जो है बताएं। तो पहले हमने सीखा, पहले हम सीख रहे हैं टेंस, क्योंकि टेंस क्या है, टेंस अपने आप में जो ग्रामर की एक जड़ है। जब तक आपको टेंस की नॉलेज नहीं होती तब तक बहुत सारी चीज़ें आपकी अधूरी हैं। चाहे वो कोई भी स्टोरी बनाना हो सकता है, कोई एक्टिवाइज बनाना हो सकता है, ग्रामेटिकल चीज़ें जैसे डायरेक्ट स्पीच हो सकता है। तो जितनी भी चीज़ें हम आते हैं कम से कम हमको इन टेंस के बारे में नॉलेज होनी ही चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, सो दैट्स वाई थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक्स, बाय।